खंड में पंचायत चुनाव हैं और पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग नजदीक आ रही है। कल पहले चरण के लिए उत्तराखंड के पंचायतों में वोट डाले जाने हैं। इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या आंकड़े कहते हैं, सब कुछ आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मौसम भी चुनौतियों भरा चुनाव आयोग के सामने बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश से किस तरीके से चुनाव संपन्न होंगे सकुशल, इस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें पोलिंग पार्टियों की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से, प्रशासन और पुलिस की तरफ से, तो हर तरफ से हर मोर्चे पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का दौर पिछले दिनों शुरू हो चुका है। दो तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस तरह से तैयारियां इस समय निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हैं। जगह जगह पर जो चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी हैं वो एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं और पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। ये आप जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं ये बेहद खास तस्वीर है, क्योंकि ये तस्वीर कल सामने आई। ये तस्वीर है पोलिंग पार्टी की, उस पोलिंग पार्टी की जो कि दूरस्थ गांव तोशी की ओर निकल पड़ी है। तोशी रुद्रप्रयाग जिले का दूरस्थ गांव है। सोनप्रयाग से आगे काफी विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। इसके अलावा जो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी जिले के दूरस्थ इलाके हैं, दूरस्थ पोलिंग स्टेशन है, वहां के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं उनकी रवानगी 2 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी है। सोमवार को कुछ पोलिंग पार्टियां रवाना की गई, मंगलवार को भी रवाना की गई और आज लगभग सारी पोलिंग पार्टियां अपनी अपनी जगहों पर तैनात हो जाएंगी, अपने अपने पोलिंग स्टेशन की ओर रवाना हो जाएंगी। तो सोमवार को 8 पोलिंग पार्टियां भेजी गई थी, मंगलवार को 497 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई और बुधवार को बाकी बची हुई 5300 पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 497 पोलिंग पार्टियां मंगलवार को, जैसा कि मैंने आपको बताया, रवाना की गई। उसी के साथ ही प्रचार प्रसार का शोर भी थम गया था और बृहस्पतिवार को पहले चरण का मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि सोमवार को 8 पोलिंग पार्टियां भेजी गई थी। अब इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि मतदान में, पहले चरण के मतदान में 17,829 प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में कैद हो जाएगा। पहले चरण में 24 जुलाई को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान के अलावा जिला पंचायत के पदों पर वोटिंग होनी है। क्या आंकड़ा कहते हैं? सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए यह आंकड़ा हम देखते हैं उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ। उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2 चरणों में वोटिंग होनी है। आपको पता है 24 तारीख को और 28 तारीख को 2 चरणों में मतदान होना है और इस दिन कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। हालांकि निर्विरोध का भी एक आंकड़ा है जो आगे हम आपको बताएंगे। पहला चरण 24 जुलाई को है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो चुकी है 2 दिनों से और आज बची हुई 5,500 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होना है और दूसरे चरण के लिए भी प्रशासन तैयारियां जुटा रहा है, कर रहा है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की काउंटिंग की तारीख ये आप याद कर लीजिए, 31 जुलाई को नतीजे आएंगे आप सभी के सामने तहलका डिजिटल पर। उस दिन आपको नतीजे भी बताए जाएंगे और पहले चरण का जो मतदान है इसमें उत्तराखंड के करीब 49 ब्लॉक हैं, विकासखंड हैं, जिनमें पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में यहां वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में बचे हुए 40 ब्लॉक पड़ते हैं, जिन ब्लॉकों में दूसरे चरण में वोटिंग संपन्न करवाई जाएगी। इसके अलावा 74,499 कुल पद हैं जिन पर प्रत्याशियों को चुना जाना है। ये कुल पद हैं जिन पर प्रत्याशियों को चुना जाना है। इनमें कौन कौन से वो पद है वो मैं आपको बताता हूं। ग्राम प्रधान के 7,499 पद हैं, जिस पर ग्राम प्रधान में, ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान का चुनाव होना है या फिर उनकी नियुक्ति होनी है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के सदस्यों के सर्वाधिक पद हैं 55,600 और सबसे ज्यादा निर्विरोध भी इन्हीं पदों पर लोग चुन करके सामने आए हैं। ये सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत सदस्य के पद की। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,974 पद हैं जिन पर वोटिंग होनी है, जिन पर प्रत्याशियों का चयन किया जाना है। ये क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य ही आगे चलकर ब्लॉक प्रमुखों को तय करते हैं। जिला पंचायत के 358 पद हैं, 358 जिला पंचायत की सीटें हैं, जहां पर पार्टी वाइज भी परफॉर्मेंस देखा जाएगा, किस पार्टी की कितनी सीटें आती हैं। तो ये जिला पंचायत सदस्यों की स्थितियां हैं। इसके अलावा अध्यक्षों पर बाद में आरक्षण तय होगा। और कुल वोटरों की अगर बात करें पंचायत चुनाव में, तो 47.7 लाख वोटर कुल उत्तराखंड की पंचायतों में हैं, जो अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं 2 चरणों के अंदर। इनका भी अगर हम डिवाइड करके देखें तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 24,60,000 के आसपास बैठती है, यानी कि 24.6 लाख पुरुष मतदाता हैं जो उत्तराखंड की पंचायतों में वोट करेंगे। महिला वोटर्स की संख्या 23.1 लाख है। ये 23.1 लाख महिला वोटर इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगी। ये भी अपना सर्वोच्च जो उनका अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इस बार थर्ड जेंडर के वोटरों की काउंटिंग भी की गई है। 374 उत्तराखंड की पंचायतों में
थर्ड जेंडर के वोटर हैं, ये भी इस वोटिंग में हिस्सा लेंगे। 2 चरणों की वोटिंग में अपने अपने विकासखंड के हिसाब से। अब निर्विरोध चुने गए प्रत्याशियों की संख्या आपको हम बताते हैं। 22,429 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं उत्तराखंड की इन पंचायतों में अभी तक। इसमें निर्विरोध चुने गए ग्राम प्रधान के प्रत्याशी करीब 1,361 हैं। ये 1,361 निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने जा चुके हैं। जिला पंचायत के भी कुछ सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, जिसमें इनकी संख्या 8 सामने आई है। 8 जिला पंचायत के सदस्य हैं जिनको निर्विरोध चुना गया। और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बात करें तो 240 ऐसे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जिनको अभी तक निर्विरोध ही चुन लिया गया है, यानी कि इन सीटों पर चुनाव नहीं होगा। और सर्वाधिक जो मैं आपको बता रहा था, ग्राम पंचायत के सदस्यों को 20,820 ग्राम पंचायत के सदस्य हैं जिनको निर्विरोध चुना गया। पहले चरण में 17,829 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में कल कैद हो जाएगा, जिसकी तैयारियां निर्वाचन आयोग प्रशासन ने कर ली हैं। जबकि दूसरे चरण में 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया जाएगा। तो यह पूरा पंचायतनामा था उत्तराखंड के पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ डेटा, जो आपको बताता है कि किस तरीके से आंकड़े कहते हैं कितने वोटर्स हैं, कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों पर निर्विरोध ही पहले चुनाव जो है वो थम चुका है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इन पंचायत चुनावों को पारदर्शी बनाने के लिए भी लगातार कोशिशें की गई। वो बात अलग है कि बात बात पर पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट से इस पर 1-2 बार स्टे भी लगा, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव की प्रक्रिया अपनी जगह जारी रही। पुलिस प्रशासन, तमाम जिला प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, जिसमें शराब को पकड़ने की कार्रवाई की गई है कई जगहों पर, और इसमें 15.77 करोड़ की शराब, मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रदेश में पुलिस आबकारी की ओर से चलाए गए अभियान का व्यापक असर देखने को मिला है, जिसमें लगभग 15,67,77,000 रुपए की शराब, मादक पदार्थ और नकदी जब्त की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में कुल 4,679 मतदान केंद्र हैं। इनमें 5,823 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जिनमें 1,521 संवेदनशील हैं और 533 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। सुरक्षा को देखते हुए करीब 18,000 से अधिक पुलिसकर्मी और अन्य बलों के जवानों को तैनात किया गया है। मंगलवार को उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की है। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षित मतदान कराने के निर्देश दिए। बरसात के समय में एसडीआरएफ को भी विशेष चौकसी बरतने के निर्देश डीजीपी की तरफ से दिए गए हैं। डीजीपी ने सोमवार को ही पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें जिला पुलिस प्रभारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। डीजीपी ने अधिकारियों से यह भी कहा था कि कांवड़ यात्रा भी अंतिम चरण पर पहुंच गई। ऐसे में हरिद्वार और आसपास में तैनात की गई पुलिस को चुनाव ड्यूटी के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि कांवड़ यात्रा यहां से समाप्त होती है और उसके बाद ये पुलिसकर्मी मतदान ड्यूटी में लगा दिए जाएंगे। तो मतदान केंद्रों के बारे में भी आपको मैं जानकारी दे दूं। 4,679 मतदान केंद्र हैं और इन मतदान केंद्रों के अंदर जो मतदेय स्थल हैं, यानी कि पोलिंग स्टेशन है, 5,823 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें संवेदनशील केंद्रों की संख्या 1,521 है और अति संवेदनशील केंद्रों की संख्या 533 है। जोन 127 जोन में डिवाइड किया गया है, 563 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। 8,000 के आसपास पुलिस बल तैनात रहेगा, 3,420 के आसपास होमगार्ड्स, 2,300 के आसपास पीआरडी और 1,500 वन कर्मी भी चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं। पीएसी की 22 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पंचायत चुनाव को देखते हुए निगरानी रख रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। कनेक्टिविटी और दूर संचार की अगर समस्या आती है जिन इलाकों में, उन शेडो एरियाज में पुलिस के वायरलेस और सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जाएगा। मंगलवार को ही राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने सभी नोडल अफसरों के साथ बैठक कर उनको अलर्ट भी किया। वर्चुअल माध्यम से लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन आदि संबंधित विभागों के नोडल अफसरों के साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बैठक भी की। उन्होंने सभी विभागों को स्पष्ट कहा कि चुनाव अवधि के दौरान सभी कंट्रोल रूम 24 घंटे चलेंगे। कहीं से भी कोई सूचना मिलने पर तत्काल उसका निवारण किया जाएगा। तो यह पूरी तैयारी है पहले चरण के मतदान के लिए और पहले चरण का डेटा हमने आपको बताया किस तरीके से वोटिंग हो रही है, होनी है और उस वोटिंग के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो चुकी है। समृद्ध मिश्रा का रुख करेंगे हमारे सहयोगी, हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं समृद्ध मिश्रा। समृद्ध, पहले चरण की वोटिंग होनी है। सोमवार से ही जो पोलिंग पार्टियां थी उनकी रवानगी शुरू हो चुकी थी। तो दूरस्थ इलाके हैं वहां पर पोलिंग पार्टियों को पहले भेज दिया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौसम भी एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। बारिश को लेकर के अलर्ट भी है। राजधानी देहरादून समेत जो तमाम पहाड़ी जिले हैं वहां पर भी बरसात लगातार हो रही है। ऐसे में चुनौती डबल होती हुई नजर आ रही है निर्वाचन आयोग के सामने।
बिल्कुल देखिए, चुनौती तो देखिए कहीं न कहीं डबल है, कहीं न कहीं चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग के लिए, क्योंकि देखिए पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से डिले हो गई थी। कई सारे मुद्दे बीच में आए, कई सारी चीज़ें बीच में आई, कभी राजनीतिक घमासान रहा, कभी विपक्ष का हमला रहा, उसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया, हाईकोर्ट में स्टे लग गया। उसके बाद अब ये तारीखों का ऐलान और 2 चरणों में चुनाव करवाने के बाद जो है निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है, जहाँ पर कल जो है पहले चरण का मतदान होना है 24 जुलाई को और दूसरे चरण का मतदान जो है वो 28 जुलाई को होना है। ऐसे में मौसम एक काफ़ी बड़ा फैक्टर बना हुआ है ज़रूर, खासतौर पे क्योंकि आईएमडी की ओर से मौसम विभाग भी लगातार ये चीज़ें कह रहा है कि देखिए कई सारे जिले ऐसे हैं प्रदेश के अंदर जहाँ पर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया जा गया है। आपको ये भी बताते चलें साथ में कि देखिए जो सीमावर्ती इलाके यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा खतरा जो है कुछ बना हुआ है, क्योंकि देखिए भारी बारिश के चलते कहीं ना कहीं भूस्खलन का खतरा एक लगातार बना हुआ है। इन्हीं सब चीजों को चलते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश जो है वो दे दिए हैं। और देखिए कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधक की ओर से भी देखिए इन सभी चीजों पर निगरानी बरतते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तमाम पार्टियां जो है वो तैनात की गई हैं अलग अलग इलाकों में। और खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं जहाँ खतरा सबसे ज्यादा है मौसम बदलने के साथ जो है कहीं ना कहीं मलबा ढहने का जो खतरा है पिछले दिनों में देखा कि किस तरीके से हुआ, उसके चलते कहीं ना कहीं देखिए जो है मौसम विभाग जो है इन सब चीजों पर अलर्ट बनाते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ देखिए लगातार समन्वय बैठा के कार्रवाई कर रहा है। और ये लगातार चीजें कही जा रही हैं कि देखिए जितने भी ऊपरी पहाड़ के इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर खासतौर पर देखिए जो है ज्यादा से ज्यादा टीमें जो है तैनात की जाए। वहीं रही बात देखिए पंचायत चुनाव की बात की जाए तो पंचायत चुनाव में अगर बाकी इलाकों की बात की जाए, क्योंकि देखिए कांवड़ यात्रा भी चल रही है, तो जो निचले इलाके हैं खासतौर पे प्लेन्स के इलाके हैं उनमें भी कहीं ना कहीं देखिए ट्रैफिक मैनेजमेंट और ऐसी चीजें तो पुलिस कर ही रही है। लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा खतरा क्योंकि देखिए उत्तराखंड का अधिकांश इलाका जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की वजह से कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो जो कहीं ना कहीं खतरा बन जाए, तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि देखिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को यहाँ पर बढ़ाया जाए। वहीं एक और चीज गौर करने वाली समृद्ध, इसी को देखते हुए हमने देखा कि मुख्यमंत्री के द्वारा भी निर्देश दिए गए। हमने तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई कि तोशी के लिए पोलिंग पार्टियों को कैसे पहले ही रवाना कर दिया गया था। अब ये वो इलाके हैं जहां पर पहले ही रोड कनेक्टिविटी की और नेटवर्क की काफी ज्यादा दिक्कत है। अब इन दिनों मौसम भी खराब है, बरसात चल रही है, जो रोड कनेक्टिविटी बची कुची थी वो भी पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई कई जगहों पर नजर आ रही है। जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसको लेकर के चिंताएं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की भी जो बात सामने आई उन्होंने भी ये निर्देश दिया है कि पुलिस के जो सैटेलाइट फोन्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा अगर इस तरह की कोई दिक्कतें होती है, क्योंकि सुरक्षित तो संपन्न करवाना ही है निर्वाचन, इसके अलावा पारदर्शी तरीके से भी इसको संपन्न करवाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण चुनौती सरकार के सामने, निर्वाचन आयोग के सामने है। ऐसे में कनेक्टिविटी को लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए इस निर्देश को किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल देखिए कनेक्टिविटी की आपने बात कही वो भी काफी बड़ा फैक्टर है, लेकिन साथ ही एक और चीज गौर करने वाली ये है कि सरकार यहाँ पर कोई अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाह रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी जिक्र करा कि काफी डिले ऑलरेडी कई सारी चीजें हो चुकी हैं इसमें। सरकार अब ये चाह रही है कि देखिए जितनी पारदर्शिता इस पूरे मामले में हो वो हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जितने भी आला तमाम अधिकारी हैं प्रदेश के अंदर राज्य में, उन सभी को ये ऑर्डर्स दे दिए हैं कि देखिए आप जो है इस पूरी चीजों पर निगरानी बना के रखें। जिसके बाद जो डीजीपी हैं उत्तराखंड के दीपन सेठ, उन्होंने भी जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए आगे जो है बैठकें करी हैं और साफ तौर पर यह हिदायत जो है सभी अधिकारियों को दे दिया यहाँ पे कि देखिए अपने अपने इलाके में आप जो है कार्रवाई करते हुए जो अवैध शराब है खास तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई जो है यहाँ पुलिस द्वारा और आबकारी विभाग की एक संयुक्त कार्रवाई जो है हमें देखने को मिली पिछले दिनों। क्योंकि देखिए कई मरतबा ऐसा देखा गया है कि पैसा दिया, शराब दिया और उसके बदले वोट खरीदने के मामले सामने आए थे। तो सरकार ये चाह रही है कि देखिए पारदर्शिता क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है, तो कहीं ऐसा ना हो कि शराब के बदले वोट खरीदने की जो चीजें हैं ये सामने आए, इसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह बनेगा। सरकार ऑलरेडी पिछले दिनों कई मरतबा देखिए जो है पहले से ही घिरते हुए नजर आ रही थी, चाहे राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो, और उसके बाद हाईकोर्ट की फटकार जो है सरकार, क्योंकि इसी को लेकर के हमने अपने दर्शकों को भी बताया जो आपने कहा कि शराब को लेकर के और तमाम जो मादक पदार्थ जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, इसके खिलाफ भी निर्वाचन आयोग कह रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 15 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब को जब्त किया गया है, इसमें नकदी भी थी और अन्य मादक पदार्थ भी थे। तो इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का एक्शन जारी है। लेकिन हमने देखा कि चुनाव के समय में जो आखिरी के 2 दिन होते हैं वहां पर इस तरह की चीजें ज्यादा होती है। तो आज, और क्योंकि आज तो आखिरी रात है चुनाव से पहले की, तो आज के लिए पुलिस किस तरीके से तैनात है, किस तरीके से तैयारियां की जा रही है कि आज की रात इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो और इस तरीके के अगर कोई काम कहीं पर होते हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उन चीजों को जब्त किया जाए, इसकी तैयारी किस तरह से नजर आ रही है? बिल्कुल देखिए काफी बड़ी चुनौती पुलिस पे भी लेती है कि देखिए चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो जिसके लिए पुलिस ने साफ तौर पे देखिए जैसे कि मैंने बताया कि दीपन सेठ जो डीजीपी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने साफ तौर पे सभी आला अधिकारियों को पुलिस के जो है निर्देश दे दिए। जिसके बाद जितनी भी ऐसे संवेदनशील इलाके हैं और जितने भी ऐसे इलाके हैं वहां पर पुलिस की जो पार्टियां हैं उनको बढ़ाया गया कहीं ना कहीं। देखिए जो अगर मान लीजिए वहां अगर 100 पुलिसकर्मी तैनात है तो उनको बढ़ा के 200 किया गया। तो ऐसे कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस की जो संख्या है बलों की उसको बढ़ाया गया ताकि इस तरीके की कार्रवाई पर जो है सख्त जो है एक्शन लिया जा सके। और साथ ही एक और चीज इसमें गौर करने वाली ये भी है कि जो क्या कहते हैं पुलिस महकमा है पूरा,
वो इन सब चीजों पर लगातार निगरानी बनाए हुए है और आबकारी विभाग के साथ जो है संयुक्त कार्रवाई पुलिस आगे करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, आबकारी विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। एक और चीज समृद्ध ये सामने आती है कि डीजीपी का भी निर्देश ये आया था, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी, कांवड़ जो मेला है वो भी अपने अंतिम चरण में है, आज वो भी एक तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो निर्वाचन आयोग, पुलिस के सामने दिक्कत यही थी कि मानसून का सीजन है, कांवड़ यात्रा है, पंचायत चुनाव है, इन सबको एक साथ कैसे मैनेज करेंगे। अब क्योंकि मेन पार्ट आ चुका है चुनाव का, वोटिंग का, और इसके लिए पुलिस फोर्स काफी ज्यादा चाहिए होती है, तो डीजीपी की तरफ से भी ये निर्देश दिया गया है कि जो कांवड़ यात्रा में हरिद्वार के आसपास जो पुलिसकर्मी आज फ्री हो जाएंगे, तो उनको भी इसके बाद स्टैंड बाय पर रख करके, जो हालांकि हरिद्वार में चुनाव नहीं है लेकिन आसपास की जगहों पर उनको भी फिर तैनात किया जाएगा। इसको लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए 13 में से 12 जनपदों में चुनाव होने हैं हरिद्वार जनपद को छोड़ के, लेकिन आसपास के जितने भी ऐसे इलाके हैं, खासतौर पे जो कांवड़ रूट में पड़ते हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर जो है पुलिसकर्मियों को वहां से जब वो फ्री हो जाएंगे उसके बाद खबरें निकल के सामने आ रही है कि हो सकता है उनको जो है ऊपरी सीमांत क्षेत्रों में जो है भेजा जाए, क्योंकि देखिए पोलिंग जो है कल से शुरू होगी, मतदान जो है कल से शुरू होगा, लोग एक एक कर जो है अपने घरों से निकलेंगे मतदान देने के लिए। ऐसे में क्योंकि कई सारे इलाके ऐसे हैं जो संवेदनशील है और कार्रवाई भी लगातार पुलिस इसमें कर रही है, तो पुलिस जो है लगातार ये चाह रही है कि देखिए जितने ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा सके उतनी ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती इन सब इलाकों में की जाएगी। देखिए, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समृद्ध इस पूरी जानकारी के लिए। तो समृद्ध मिश्रा हमें जो जानकारी दे रहे थे पंचायत चुनाव को लेकर के, और एक तरीके से देखा जाए तो पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं, जो निर्वाचन को लेकर के जो तैयारियां, पहले चरण की वोटिंग की तैयारी, वो लगभग पूरी कर ली गई है। तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह के कयास इस पूरे पंचायत चुनाव के दौरान चलते रहे, हाईकोर्ट में मामला चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो वक्त आ गया है जब आप 24 घंटे दूर है पहले चरण की वोटिंग से, और लगभग 7-8 महीने डिले होने के बाद आखिरकार पंचायतों को अपने प्रतिनिधि जल्द ही मिल जाएंगे। उसके लिए पहले चरण की वोटिंग कल 24 तारीख को होनी है और इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां जारी है। अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।